Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. Our first article is कि कर्नाटका के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कृषि संजीवनी वैन्स को लॉन्च किया। ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है कि लेबोरेटरीज को खेतों तक पहुंचाया जा सके। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स किसानों के खेतों में जाएंगे एंड उनकी उपज बढ़ाने के लिए वो खेत की मिट्टी और पानी की जांच करेंगे। साथ ही में पेस्ट कंट्रोलिंग मेजर्स भी बताएंगे, मतलब कीट नियंत्रण के सुझाव भी देंगे। एंड भविष्य के लिए ये प्रस्ताव है कि किसानों की सहायता के लिए स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी वैन को उपलब्ध कराया जाएगा। फ्यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जैसे कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री का नाम है बीएस येदियुरप्पा एंड गवर्नर का नाम है विजुभाई वाला। आर नेक्स्ट आर्टिकल इज कि हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो कि है रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने एडुकॉन 2020 को इनॉग्रेट किया और ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा में इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन। और एडुकॉन 2020 की थीम थी एनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रीस्टोर ग्लोबल पीस, मतलब वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। एंड आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज कि तेलंगाना तीसरा स्टेट बना है जिसने कि अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है। अब ये स्टेट एलिजिबल हो गया है कि वो ओपन मार्केट बोरोइंग के थ्रू 2508 करोड़ रुपीस के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को जुटा सकता है। एंड ये स्टेट तेलंगाना जब तीसरा स्टेट है, तो बाकी के 2 स्टेट जिनने ये अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है, लागू किया है, वो है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो अब ये तीनों स्टेट को परमिशन मिल गई है कि वो ओपन मार्केट से टोटल 7406 करोड़ रुपीस को बोरो कर सकते हैं। Our next article is related to H-1B visas and new wage-based rules. एक बार फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीज़ास के नॉर्म्स में रूल्स में कुछ चेंजेस लाए हैं, जिसमें डिजर्विंग कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी हायर वेजेस को एंड स्किल्स को। एंड जो पुराना लॉटरी सिस्टम था फॉर द वर्क वीज़ा सिलेक्शन, इसको अब फॉलो नहीं किया जाएगा। एंड ये जो न्यू रूल्स हैं ये उन एम्प्लॉयर्स के एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी देगी जहाँ पर सामान्य के बराबर या सामान्य से ज़्यादा वेतन दिया जाता है उस एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। ये प्रोफर्ड वेज वो वेज होती है जो एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को देने की इच्छा रखता है। एंड जो नेक्स्ट H-1B वीज़ा फाइलिंग सीजन शुरू है, शेड्यूल्ड है, वो है 1 अप्रैल से। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये H-1B वीज़ास नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होते हैं जो कि अलाउ करते हैं यूएस की कंपनीज को कि वो फॉरेन कंट्री के वर्कर्स को हायर कर सकते हैं, उन्हें एम्प्लॉय कर सकते हैं, स्पेशली इन दोज ऑक्यूपेशन जिसमें थियोरेटिकल और टेक्निकल एक्सपर्टीज की ज़रूरत हो। Our next article is कि Indian Railways to operate trains at the speed of 130 km per hour। एंड कुछ सुधारों के बाद अब साउथ सेंट्रल रेलवे जोन की कुल 2824 किलोमीटर्स की, मतलब जिसमें अप एंड डाउन दोनों लाइंस इंक्लूडेड है, ये अब ट्रेन को 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाने के लायक हो गई हैं। हम जिन सुधारों की बात कर रहे थे, तो हमने ये जो बेहतर स्पीड लिमिट को अचीव किया है, हम इसलिए कर पाए हैं बिकॉज हमने ट्रैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की सिस्टमैटिक एंड प्लान तरीके से स्ट्रेंथनिंग की है एंड जो भी उस सेक्शन में बॉटलनेक्स थे उन सबको रिमूव किया है जिससे कि ये फास्ट पेस अचीव हो पाई है। आर नेक्स्ट आर्टिकल इज कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 को एड्रेस करेंगे। इस फेस्टिवल को नेशनल यूथ डे के अवसर पर, मतलब 12 जनवरी के दिन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड इस फेस्टिवल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी युवा वर्ग है, मतलब 18 से 25 वर्ष की आयु का, उसको और ज़्यादा एनकरेज किया जाए कि वो पब्लिक इश्यूज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो एंड जो एक कॉमन मैन का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उसे समझे। और इस साल की थीम है यूथ एंथुजियाज्म ऑफ न्यू इंडिया, युवा उत्साह नए भारत का, जिसका अभिप्राय ये है कि युवा इंडिया के सेलिब्रेशन को जिंदा रखता है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पहला नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था 12 जनवरी से 27 फरवरी 2019 में, जिसकी थीम थी बी द न्यू वॉइस ऑफ इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूशंस टू पॉलिसी, मतलब भारत की नई आवाज बने और नीति के लिए समाधान और योगदान खोजें।
नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू मणिपुर का चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल। एंड ये मणिपुर की सेनापति डिस्ट्रिक्ट का जो माओ एरिया है ये चेरी ब्लॉसम के लिए ही जाना जाता है। ये चेरी ब्लॉसम एक प्लांट है जो कि जापान में बहुत पॉपुलरली सकुरा के नाम से जाना जाता है। एंड मणिपुर की गवर्नमेंट 2017 से हर साल इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती है। और इस फेस्टिवल में माओ टाउन के बहुत ही सुरमय और अनोखे लैंडस्केप को फीचर किया जाता है जो कि ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम फ्लावर से सजे हुए होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि असम गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को खादी के वस्त्र प्रोवाइड करेंगी। आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करने के लिए एंड महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए असम की गवर्नमेंट अपने ग्रेड 4 के एम्प्लॉयज को खादी के वस्त्र एक फेस्ड मैनर में प्रोवाइड करेगी, जैसे कि खादी की शर्ट, एरी शॉल, एरी स्टोल, ये सब। और असम गवर्नमेंट के इस कदम से वहाँ की जो लोकल खादी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी एंड वहाँ के जो लोकल वीवर्स हैं ये बहुत ज़्यादा सशक्त होंगे, बिकॉज सिर्फ फर्स्ट फेज़ में ही एम्प्लॉयज़ को खादी के वस्त्र देने के लिए उन्हें 80,000 खादी की शर्ट्स, स्टोल्स और शॉल्स को वो बनाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इस कि हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया। ये अपनी ही तरह का माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड कोई पहला पोर्टल है जो कि इंश्योर करेगा सभी कंज्यूमर सेंट्रिक वर्क को, जैसे कि ये कॉस्ट रिडक्शन करेगा एंड ये सप्लायर्स को ऑनलाइन ट्रैकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि ये जो माल परिवहन की प्रक्रिया है, जो ये माल ढुलाई की सुविधा है, ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। और इस पोर्टल का मेन एम ये है कि ये ईज ऑफ ट्रेड प्रोवाइड करे, मतलब व्यापार में सुगमता प्रदान करे एंड उस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाए एंड प्रोफेशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करे। और साथ ही में इस ऐप को डिज़ाइन करने से ये होगा कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट है या फिर ये कहें ह्यूमन वर्क को ये रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समझौते के बहुत करीब हैं। इस लिंक प्रोजेक्ट से जो बुंदेलखंड का सूखा एरिया है उसे फ़ायदा मिलेगा एंड साथ ही में एमपी और यूपी की जो हज़ारों हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है इसमें इरिगेशन हो पाएगा एंड साथ ही में 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। और ऐसे ही देश भर में 31 नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना की प्लानिंग है, जिसमें ये केन बेतवा पहली ऐसी परियोजना है जो इतने एडवांस लेवल की प्लानिंग पर पहुंची है। नेक्स्ट आर्टिकल इस कि IREDA, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये NHPC को 5 साल के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करेगी। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत IREDA NHPC के रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करेगा। अंडरटेक इन द सेंस टेक्निकली एंड फाइनेंशियली अंडरटेक करेगा। एंड साथ ही में IREDA NHPC की हेल्प करेगा कि वो एक एक्शन प्लान को डेवलप कर पाए, जिससे कि वो अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को एक्वायर कर पाए एंड ये काम वो अगले 5 सालों तक करेगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में IREDA के कंटिन्यूस एफर्ट्स पर तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रकाश डालता ही डालता है, साथ में ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, इस पर भी प्रकाश डालता है। और साथ ही में ये IREDA और NHPC दोनों संस्थानों के बीच तालमेल बिठाने के लिए एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटी भी है, जिससे कि नॉलेज ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में सहायता मिलेगी एंड जो कंसल्टेंसी एंड रिसर्च सर्विसेज भी मिलेंगी एंड साथ ही में ये देश के सतत विकास में अपना योगदान भी देंगे। अब देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन IREDA से रिलेटेड। इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा मिनी रत्ना का कैटेगरी 1 का स्टेटस 2015 में ही मिल गया था और इसका फॉर्मेशन 1987 में एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर किया गया था। और इसका एम है कि जो भी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना, डेवलप करना एंड उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। एंड साथ ही में IREDA का एम है और मोटो है एनर्जी फॉर एवर। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।